ये वर्ल्ड कप हमारी झोली में ऐसे ही नहीं गिरा। हर मैच में खेले गए हर शॉट और हर बॉल का इंपॉर्टेंस था, तब कहीं जाकर वर्ल्ड कप हमारा हुआ। लेकिन इससे बढ़कर भी एक मैच है, वो है चुनाव। 18 साल होते ही अपना नाम वोटर लिस्ट में रजिस्टर करवाएं और वोट डालने के लिए तैयार हो जाएं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शनिवार को 3 शहरों का दौरा कर कोविड-19 वैक्सीन के विकास और निर्माण प्रक्रिया की करेंगे समीक्षा। पीएम मोदी ने ट्वीट कर कहा, कोरोना के खिलाफ लड़ाई में भारत निर्णायक दौर में कर चुका है प्रवेश। प्रदेश में पिछले 24 घंटों में कोरोना संक्रमण के 2366 नए मामले आए सामने। एक्टिव मामलों की संख्या 25,422 पहुंची। गुरुवार को प्रदेश में टेस्टिंग का एक नया कीर्तिमान स्थापित करते हुए 1,83,557 टेस्ट किए गए। किसान संगठनों का कृषि कानून के खिलाफ जारी आंदोलन को लेकर कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने किसानों से अपना आंदोलन समाप्त करने की अपील की। कहा, सरकार द्वारा लाए गए नए कानून किसानों के लिए साबित होंगे क्रांतिकारी। और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ द्वारा शुरू किए गए मिशन शक्ति के साथ लखनऊ पुलिस द्वारा विभिन्न थानों में बनाई जा रही है महिला हेल्प डेस्क। महिला पुलिसकर्मियों को इन थानों में किया जा रहा है तैनात। नमस्कार, मैं हूं अलका सिंह और अब समाचार विस्तार से। पीएम ने ट्वीट कर जानकारी दी है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद 3 शहरों का दौरा कर कोविड-19 वैक्सीन के विकास और निर्माण प्रक्रिया की समीक्षा करेंगे। पीएम अहमदाबाद के जाइडस पार्क, हैदराबाद में भारत बायोटेक और सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया का दौरा करेंगे। पीएमओ ने ट्वीट में कहा है कि कोरोना के खिलाफ लड़ाई में भारत अब निर्णायक दौर में प्रवेश कर चुका है। प्रधानमंत्री यात्रा के दौरान वैज्ञानिकों के साथ विचार विमर्श कर वैक्सीन से जुड़ी तैयारियों, चुनौतियों और रूपरेखा के बारे में विस्तृत जानकारी लेंगे, जो देश के नागरिकों को दी जाने वाली टीकाकरण का मार्ग प्रशस्त करेंगे। कोरोना के स्वदेशी विकसित वैक्सीन के तीसरे चरण का ट्रायल गुरुवार को नई दिल्ली स्थित अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान एम्स में हुआ और ये शुरू हो गया। कोवैक्सीन की पहली खुराक एम्स के न्यूरो साइंस सेंटर की चीफ डॉक्टर एमवी पद्म श्रीवास्तव और 3 अन्य लोगों को दिया गया। इस वैक्सीन को भारत बायोटेक ने इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च के सहयोग से तैयार किया है। अगले कुछ दिनों में कोवैक्सीन के तीसरे चरण के ट्रायल के दौरान एम्स में लगभग 15,000 लोगों को वैक्सीन की ये खुराक दी जाएगी। कोवैक्सीन की ये खुराक 18 साल या उससे ऊपर के करीब 28,500 लोगों को दी जाएगी। इसका ट्रायल 10 राज्यों में 25 जगहों पर चलेगा। ट्रायल पहले ही कुछ जगहों पर शुरू हो चुका है। अपर मुख्य सचिव स्वास्थ्य अमित मोहन प्रसाद ने प्रेस वार्ता में बताया कि प्रदेश में पिछले 24 घंटों में कोरोना संक्रमण के 2366 नए मामले सामने आए हैं। प्रदेश में एक्टिव मामलों की संख्या 25,422 है। अब तक प्रदेश में कोरोना संक्रमण से उपचारित होकर डिस्चार्ज हुए व्यक्तियों की संख्या 5,04,411 हुई है। संक्रमित व्यक्तियों में से अब तक 7,697 लोगों की मृत्यु हुई है। कल प्रदेश में टेस्टिंग का फिर से एक नया कीर्तिमान स्थापित करते हुए 1,83,557 टेस्ट किए गए। अब तक कुल मिलाकर प्रदेश में 1,88,19,860 टेस्ट हो चुके हैं। 2,281 निजी अस्पतालों में भुगतान के आधार पर इलाज करा रहे हैं। विगत 24 घंटों में संक्रमण के 2,366 नए मामले सामने आए हैं। अब तक जो डिस्चार्जेस हुए हैं उनकी संख्या 5,04,411 है और संक्रमित व्यक्तियों में से अब तक कुल मिलाकर के 7,697 लोगों की मृत्यु हुई है। कल दिनांक 26/11/2020 को प्रदेश में टेस्टिंग का फिर से एक नया कीर्तिमान स्थापित किया गया और कल कुल मिलाकर के 1,83,557 टेस्ट किए गए और अब तक कुल मिलाकर के प्रदेश में 1,88,39,9
19,807 टेस्ट हो चुके हैं। RT-PCR की जांच हेतु प्रयोगशालाओं को कल भी 71,922 सैंपल भेजे गए। इस समय प्रदेश में एक्टिव इन्फेक्शन के केसेस की कुल संख्या 25,639 है। कोरोना के खिलाफ सरकार के सख्त कदमों की मदद से कुछ बेहतर नतीजे सामने आ रहे हैं। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के मुताबिक देश में कोरोना वायरस महामारी से संक्रमित लोगों में से अब तक 87,18,517 मरीज स्वस्थ हो चुके हैं, जिसके बाद देश में रिकवरी रेट बढ़कर 93.65% हो गई है। देश में मृत्यु दर घटकर 1.46% रह गई है। पिछले 24 घंटों में 39,379 मरीज कोरोना से ठीक हुए हैं। कृषि कानून के खिलाफ कुछ किसान संगठनों का प्रदर्शन जारी है। ये किसान हरियाणा से दिल्ली की ओर कूच कर रहे हैं, जिससे लोगों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। सुबह दफ्तर जाते समय जगह जगह जाम लग रहा है। दिलचस्प बात यह है कि विरोध प्रदर्शन कर रहे किसान संगठन पंजाब से हैं, जहां अनाज की सबसे ज्यादा खरीद हुई है। इस बीच कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने कहा है कि सरकार द्वारा लाए गए नए कानून किसानों के लिए क्रांतिकारी साबित होंगे। पंजाब के किसानों में भ्रम फैलाया जा रहा है। ऐसे में कृषि मंत्री ने किसानों से 3 दिसंबर को मिलकर उनसे बातचीत करने का न्योता दिया है। उन्होंने किसानों से अपील की है कि वे अपना यह आंदोलन समाप्त कर दें। किसान भाई और बहनों को पंजाब में कुछ भ्रम है, तो हम लोगों ने भ्रम दूर करने के लिए सचिव स्तर पर भी वार्ता की। मेरे स्वयं के स्तर पर भी चर्चा हुई किसान यूनियन के लोगों से, और उस दिन चर्चा पूरी नहीं हो पाई थी, तो हमने कहा ये चर्चा जारी रहेगी। तो मैंने 2-3 दिन पहले ही सभी किसान यूनियन को 3 दिसंबर को पुनः बैठने के लिए अनुरोध किया है। मैं आपके माध्यम से सभी किसान भाई और बहनों को अनुरोध करना चाहता हूं कि सरकार पूरी तरह चर्चा के लिए तैयार है। चर्चा के माध्यम से ही रास्ते निकलते हैं, इसलिए कृपा करके वो अपने आंदोलन को स्थगित करें, चर्चा के लिए आएं और हम उनका चर्चा और स्वागत करने के लिए तैयार हैं। सरकार चाहती है कि किसानों के साथ इस मसले पर संवाद स्थापित हो। और क्या है 3 कृषि कानून, इस पर विस्तार से हम आपको बताते हैं। पहला है किसान उपज व्यापार और वाणिज्य संवर्धन एवं सुविधा विधेयक 2020। इसका मकसद है कि एक ऐसा इकोसिस्टम बनाया जाए जहां किसानों और व्यापारियों को मंडी से बाहर फसल बेचने की आजादी हो। साथ ही एमपीएमसी मंडियों के बाहर किसान अपनी उपज ऊंचे दामों पर बेच पाएंगे। निजी खरीदारों के फसल का बेहतर दाम मिलेगा। और अगर हम दूसरे बिल की बात करें तो किसान उपज व्यापार एवं वाणिज्य बिल की, तो राज्य के अंदर और 2 राज्यों के बीच व्यापार को बढ़ावा देना इसका मकसद है। निजी खरीदारों से फसल का बेहतर दाम मिलेगा। मार्केटिंग और ट्रांसपोर्टेशन पर खर्च कम होगा। किसान उपज व्यापार एवं वाणिज्य संवर्धन एवं सुविधा कानून के अंदर 2 राज्यों के भीतर व्यापार को बढ़ावा मिलेगा। और अगर अगले कानून की बात करें तो किसान सशक्तिकरण संरक्षण कानून, इसका उद्देश्य अनुबंध खेती यानी कि कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग, इसको बढ़ावा देना है। कृषि उत्पादों की बिक्री, फार्म सेवाओं, कृषि बिजनेस फर्मों, प्रोफेसर्स, थोक विक्रेताओं से जुड़ सकेंगे किसान। और बड़े खुदरा विक्रेताओं और निर्यातकों के साथ किसान अपनी फसल का सौदा कर पाएंगे। साथ ही तकनीकी सहायता और फसल स्वास्थ्य की निगरानी होगी। ऋण की सुविधा और फसल बीमा की सुविधा भी उपलब्ध होगी। समाचार अभी और भी हैं, लेकिन पहले लेते हैं एक विराम। माँ से अच्छा कौन जाने, माँ के मन के टुकड़े को। कब चाहे प्यार, कब चाहे दुलार। माँ से अच्छा और कोई नहीं जानता कि बच्चे के पैदा होने के 1 घंटे के अंदर माँ का पहला गाढ़ा पीला दूध ही पिलाना चाहिए। यही कुदरती शक्ति है जो बच्चे को हर बीमारी से लड़ने की शक्ति देती है। माँ सब जानती है ना। एक सर्किट हाउस। नोवेल कोरोना वायरस बीमारी को फैलने से रोका जा सकता है।
खांसते और छींकते वक्त अपने मुंह पर रुमाल और टिश्यू रखकर इसे फैलने से रोक सकते हैं। अपनी सुरक्षा के लिए हमारी मदद करें। अगर आपको खांसी, बुखार या सांस लेने में तकलीफ हो तो तुरंत नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र जाएं। लेकिन 25 लाख नवजात शिशुओं की मृत्यु विश्व में हर वर्ष हो जाती है। हर शिशु की रक्षा के लिए हम विश्व की सर्वोत्तम तकनीकों को प्रदेश में लागू कर रहे हैं। SNCU, KMC लाउंज, कंगारू मदर केयर, उत्तर प्रदेश स्वास्थ्य, सुरक्षा और सम्मान की ओर बढ़ते कदम, अनमोल जीवन की शुरुआत, नवजात शिशु की देखभाल के साथ आइए मिलकर सुनहरे भविष्य की नींव रखें। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने गुरुवार को जारी बयान में कहा कि संविधान निर्माता बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने चेतावनी दी थी कि संविधान के प्रयोग में नीति और नियत की अहम भूमिका होगी। ऐसे में ये जरूरी है कि भारत जैसे लोकतांत्रिक देश में सत्ता के शीर्ष में बैठे लोगों को लोकतंत्र में अटूट निष्ठा होनी चाहिए। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ द्वारा शुरू किए गए मिशन शक्ति के तहत लखनऊ पुलिस लगातार काम कर रही है। विभिन्न थानों में महिला हेल्प डेस्क बनाई जा रही है। महिला पुलिसकर्मियों को थानों में तैनात किया जा रहा है। इसी कड़ी में आज लखनऊ के पुलिस कमिश्नर DK ठाकुर ने सरोजनी नगर स्थित थाने में मिशन शक्ति के तहत बनाई गई महिला हेल्प डेस्क का उद्घाटन किया। इस अवसर पर श्री ठाकुर ने कहा कि महिला हेल्प डेस्क पर महिला पुलिसकर्मियों की तैनाती की जा रही है और वो महिलाओं की समस्याओं का निवारण करेंगी। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री का ये प्रोजेक्ट है और इस पर गंभीरता से लखनऊ पुलिस काम कर रही है ताकि महिलाओं को न्याय मिल सके। मिशन शक्ति का जो प्रोजेक्ट प्रारंभ किया गया है माननीय मुख्यमंत्री द्वारा नवरात्र के अवसर पर, उसका एक मेन पार्ट है सभी थानों में महिला हेल्प डेस्क की स्थापना। और सभी थानों में महिला हेल्प डेस्क की स्थापना की गई है। वो इस व्यवस्था के अनुसार की गई है। वो महिला हेल्प डेस्क पर महिला पुलिसकर्मी बैठेंगी, जो महिलाओं की समस्या आएंगी उनको वही सुनेंगी, फिर उनको सुन करके उनका अंकन करके उनके अग्रिम निस्तारण के लिए जो थाने पुलिसकर्मी है, उप निरीक्षक हैं, थानाध्यक्ष हैं, उनको सौंपेंगे। साथ ही साथ दूसरी व्यवस्था ये की गई है कि ऐसे जितने भी महिलाओं संबंधी समस्याएं आती हैं, शिकायतें आती हैं, जो महिला हेल्प डेस्क पर रिसीव होती हैं, उनका अलग से कंप्यूटर में अंकन किया जाएगा। इसलिए आपने देखा होगा जो कक्ष बनाया गया उसमें अलग से कंप्यूटर भी दिया गया है। ये अपने जिले के सभी थानों में इस तरह कंप्यूटर दिया जाएगा, उसका खरीद हो रहा है, सभी थानों में जल्दी जल्दी पहुँच जाएगा। उसी के क्रम में आज सरोजनी नगर में जो महिला हेल्प डेस्क खुला है उसका उद्घाटन था और आपके साथ हम लोगों ने इसका उद्घाटन किया है। किसान अक्सर बिजली की समस्या के चलते फसल की समुचित रूप से सिंचाई नहीं कर पाते हैं, जिसके कारण कृषि योग्य भूमि सिंचाई के अभाव में बेकार पड़ी रह जाती है या फिर खड़ी फसल खराब हो जाती है। किसानों की इसी समस्या से मुक्ति दिलाने के लिए भारत सरकार द्वारा कुसुम योजना चलाई गई है, जिसके जरिए किसान अपनी जमीन में सौर ऊर्जा उपकरण और पंप लगाकर अपने खेतों की सिंचाई कर रहे हैं और किसानों की बिजली पर निर्भरता भी धीरे धीरे समाप्त हो रही है। सरकार द्वारा सिंचाई पंप को बिजली या डीजल की जगह सौर ऊर्जा से चलाने की कोशिश की जा रही है। इससे डीजल की खपत और कच्चे तेल के आयात पर रोक लगाने में मदद मिल सके। बाराबंकी जिले में 115 किसानों को 2, 3 और 5 हॉर्स पावर का सोलर पंप लगाने में कुसुम योजना के सोलर पंप की कुल लागत का 60% रकम सब्सिडी के रूप में मिली है। इस योजना से किसानों का कहना है कि अब सिंचाई के अभाव में कोई भी फसल खराब नहीं हो पाती, बल्कि समय से सिंचाई हो जाने पर उपज भी अच्छी होती है। साथ ही 60% की सब्सिडी मिल जाने से सोलर पंप की लागत भी बहुत कम आ रही है। कुसुम योजना की तरफ से जो प्रधानमंत्री जी द्वारा प्राप्त सोलर पैनल है, इसकी हम लोगों को इससे बहुत ज़्यादा मदद मिल रही है और जो हम लोगों को अनावश्यक डीजल और बिजली का बिल ये सब खर्च करना पड़ता था, उससे हम लोगों को बहुत ज़्यादा राहत मिल रही है। प्रधानमंत्री जी के द्वारा जो इस कुसुम योजना का हम लोगों को लाभ दिया गया है, इससे हम लोगों को बहुत राहत मिल रही है। इसलिए हम प्रधानमंत्री जी को धन्यवाद करते हैं। कुसुम योजना के अंतर्गत जो पैनल मिला है, इससे हमको बहुत लाभ है। इससे मौके पर सिंचाई हो जाती है। पहले तो दिक्कत बहुत थी कि बत्ती नहीं है, कहाँ है, डीजल लाना पड़ता, पैसा की व्यवस्था करना पड़ता। अब हमको इससे बहुत आराम है कि सुविधा प्रधानमंत्री बढ़ा देते रहे हम लोगों का, इससे अच्छा बहुत बड़ा लाभ मिलेगा। हुआ है सोलर पैनल एक कुसुम योजना के तहत लगा हुआ है और इससे हमें बहुत लाभ मिलता है। और बिजली जो हमको दिक्कतें होती थी, जैसे ट्रांसफार्मर बच जाता था और अन्य समस्याएं हो जाती थी, टाइम पर बिजली नहीं आती थी, जिससे हमें बहुत दिक्कतें होती थी। और इसमें जो है सूर्य भगवान निकलेंगे सुबह,
और हमारा पानी निकलने लगेगा। इससे हमको कोई दिक्कत नहीं होती है। भारत सरकार द्वारा कुसुम योजना के तहत जो किसानों को सिंचाई की व्यवस्था कराई गई है प्रधानमंत्री द्वारा जो है, इससे किसानों को बहुत लाभ है। खास करके जो छोटे और मझोले किसान हैं उनको जो है अब डीजल की समस्या नहीं रहती है, आराम से खेत पे लगा रहे हैं, ऑनलाइन करा के उनको लाभ भी मिल रहा है। मतलब हमारे यहाँ क्षेत्र में काफ़ी लोगों को मिला है। इससे उनका उत्पादन जो है और आर्थिक जो व्यवस्था है उनकी संपन्न हो रहे हैं। मतलब जो है काफ़ी अच्छा लाभ है इससे। बाराबंकी जिले के युवाओं और महिलाओं के लिए अवसर के द्वार खुल गए हैं। उत्तर प्रदेश कौशल विकास मिशन द्वारा बाराबंकी के मसौली ब्लॉक की ग्राम पंचायत चंदवारा में प्रशिक्षण का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें ग्राम पंचायत के साथ ही आसपास की महिलाओं और बालिकाओं को आरपीएल प्रोजेक्ट के तहत हैंड एम्ब्रॉयडरी समेत सिलाई कढ़ाई की अलग अलग विधाओं का प्रशिक्षण दिया जा रहा है। इस आदि आबादी को आत्मनिर्भर बनाने के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के उद्देश्य से इस प्रशिक्षण के बाद इन सभी प्रशिक्षुओं को सर्टिफिकेट भी दिया जा रहा है, जिससे वो इस सर्टिफिकेट के सहारे भविष्य में अपना काम शुरू कर सकें। वो नौकरी और मुद्रा योजना से लोन भी ले सकती हैं। इस प्रोग्राम के तहत प्रशिक्षण प्राप्त कर रही महिलाएं काफी खुश हैं और उनका कहना है कि सरकार ने इस योजना के सहारे उनकी बहुत बड़ी मदद की है। कौशल विकास मिशन मुख्यमंत्री जी की योजना है, जहां कौशल विकास परीक्षण केंद्र चल रहा है। यहाँ पे मैम है मेरी, तो हैंड एम्ब्रॉयडरिंग का मतलब बता रही हैं सभी को। ये योजना नहीं थी तो हम लोग को घर से बाहर निकलना या कोई वही बस चूल्हा चौका, वही बर्तन झाड़ू, बस यही करना रहता है और घर ही पे मतलब पूरा दिन। और जब भी अब यहाँ पे आ गए हैं, बाहर निकलते हैं तो थोड़ा बराबरी का जो दर्जा मिलता है, अब लड़कों लड़कियों में फ़र्क नहीं माना जाता है। तो अभी यही है कि सभी औरतें हैं, सभी बाहर निकलती हैं तो अपना आत्मविश्वास, आत्मनिर्भर इंसान होता है तो बहुत ही अच्छी बात होती है अपने आप में। हमारे गांव में ही कौशल विकास मिशन के तहत एक प्रोग्राम लगा हुआ है, जिसमें हम लोगों को हैंड एम्ब्रॉयडरी का काम सिखाया जा रहा है। हमारे पास तो काम थोड़ा बहुत हम लोग जानते थे, सिलाई का भी, कढ़ाई का भी, लेकिन 3 दिनों का ये अवसर हमको प्राप्त हुआ और ये बहुत ही बड़ी सौभाग्य की बात है कि 3 दिन में हमको सर्टिफिकेट मिल रहा है। और सर्टिफिकेट के तहत हम लोग अपनी बुटीक भी खोल सकते हैं और सेंटर भी ले सकते हैं किसी से, जिससे कि अपना घर बैठे रोजगार कर सकते हैं। यहाँ पे हैंड एम्ब्रॉयडरी का चल रहा है, जिसमें हम टाके बता रहे हैं। वैसे तो इन लोगों को टाके आते हुए हैं क्योंकि सीखी हुई बच्ची हैं। जो भी इनका फॉल्ट है, जो नहीं आता है, ये बच्चे पूछते हैं, वही हम लोग बताते हैं इनको। हम महिलाएं क्या है, अब ये सर्टिफिकेट ले जाएंगी। जैसे सूट पे हैं, सूट सिलाई के 2-4 महिलाएं रख ली, सूट सिला, उस पर गले का वर्क कर दिया, आस्तीन पे वर्क कर दिया, इससे उनका महंगा जाएगा। तो अगर ये अपना बुटीक खोलेंगी, सिलाई करेंगे, उसमें हैंड एम्ब्रॉयडरी करेंगी और मार्केट में उतारेंगी तो इनका अच्छा जाएगा, प्रॉफिट होगा। माननीय मुख्यमंत्री जी की एक बहुत ही अच्छी पहल है कि जो महिलाएं पहले से कुछ कार्य जानती हैं, सिलाई का, कढ़ाई का, फूड का, या जिस क्षेत्र में पहले से उनको कोई कुशलता हासिल है, दक्षता हासिल है, लेकिन उनके पास कोई सर्टिफिकेट नहीं है, किसी कंपनी में अप्लाई नहीं कर सकती हैं सर्विस के लिए, तो उन महिलाओं को हम लोग जो है क्षेत्र में सर्च करके निकाल करके जो हुनरमंद है पहले से, उनको 3 दिन का एक स्पेशल ट्रेनिंग आरपीएल के माध्यम से स्पेशल ट्रेनिंग दे करके उनका तीसरे दिन एग्ज़ाम करा के उनको एक दक्षता प्रमाण पत्र दिया जाता है। देश में जैविक खेती को बढ़ावा देने के लिए साइकिल से पूरे भारत भ्रमण पर निकले हरियाणा सोनीपत के रहने वाले नीरज कुमार प्रजापति आज लखनऊ में हैं, जहां नीरज लखनऊ स्थित एग्रीकल्चर संस्थानों के वैज्ञानिकों से मुलाकात कर नई तकनीकों के बारे में जानकारी ले रहे हैं। मिशन ऑर्गेनिक बाइसिकल इंडिया के लिए निकले नीरज को बाइसिकल मैन ऑफ इंडिया एग्रीकल्चर नाम से भी पहचाना जाता है। दूरदर्शन से बात करते हुए नीरज ने बताया कि पंजाब के भटिंडा से हरियाणा होते हुए राजस्थान के बीकानेर जाने वाली कैंसर ट्रेन के बारे में जानकारी मिली, तो लोगों को कैंसर के प्रति जागरूक करते हुए साइकिल से प्रगतिशील किसानों, कृषि विश्वविद्यालयों आदि का भ्रमण करते हुए किसानों में जैविक खेती के प्रति जागरूकता फैलाने का कार्य शुरू किया। नीरज अब तक 21,000 किलोमीटर की यात्रा कर चुके हैं। नीरज किसानों को पराली न जलाने का भी संदेश देते हैं और पराली का कैसे खाद के रूप में प्रयोग किया जाए इसके बारे में भी अवगत कराते हैं।
9 अप्रैल 2019 को गांव औलाना तहसील गोहाना जिला सोनीपत से स्टार्ट हुई थी, जो कि अभी 27 नवंबर 2020 में लखनऊ पहुंची है। कुल मिलाकर 21,505 किलोमीटर की यात्रा करके मैं पहुंचा हूं। मैं अभी इस यात्रा के दौरान किसान भाइयों को जागरूक करता हूं कि जैविक खेती अपनाएं, धीरे धीरे केमिकल का उपयोग कम करें और जैविक खेती की तरफ बढ़ें। उसके अलावा मैं किसानों की समस्या हमारे भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के संस्थान अथवा कृषि विश्वविद्यालय अथवा कृषि विज्ञान केंद्र में जो हमारे कृषि वैज्ञानिक अथवा शोधकर्ता छात्र हैं उन तक पहुंचाता हूं। और जो हमारे किसान भाइयों की जो भी हमारे कृषि वैज्ञानिकों द्वारा नई नई तकनीकी और नए नए डेवलपमेंट टेक्नोलॉजी हैं उनको मैं किसान भाइयों तक पहुंचाता हूं। इसके अलावा मैं अपनी इस यात्रा के दौरान 2 चीज़ और करता हूं, जो है कि पानी बचाओ जल बचाओ। ये जो है इस पर क्या हमारे हरियाणा के वहाँ से एक स्लोगन भी है, ईच ड्रॉप मोर क्रॉप, मतलब हम कम से कम पानी का उपयोग करें और अधिक से अधिक फसल लें, जिसमें हमारा माइक्रो इरिगेशन आ जाता है, ड्रिप आ जाता है, स्प्रिंकल आ जाता है, रेन गन आ जाता है। तो ये विभिन्न प्रकार की टेक्नोलॉजी आप इनको यूज़ करें। उसके अलावा आपने भी देखा होगा अभी कुछ दिन पहले यूपी में एक नया वो भी कानून लग गया था कि जो पराली जलाएगा उसको उनको डायरेक्ट केस है। तो मैं किसान भाइयों को बताता हूँ कि आप पराली ना जलाएं, पराली का उपयोग करें, उसको आप मल्चिंग का उपयोग लें, उसको अपने खेतों में मल्चिंग में बिछाएं ताकि जो आपकी नमी है वो बरकरार रहे। उसके अलावा जो भी आपके खेत की मल्चिंग है उसको आप मशरूम उत्पादन भी कर सकते हैं। मशरूम एक बहुत अच्छा प्रोटीन सोर्स है न्यूट्रिशन का। राष्ट्रीय स्वयं संघ की दलित चिंतन की विचारधारा से जुड़े भारतीय बौद्ध संघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष भंते संघप्रिय राहुल ने आज सुल्तानपुर में कहा कि भारतीय बौद्ध संघ सामाजिक समरसता के लिए संपूर्ण देश में काम कर रहा है। उन्होंने कहा कि हिंदू धर्म व दलित के बीच विशेषता फैलाने वाले संगठनों पर प्रहार करते हुए कि यदि आरएसएस न होता तो दलितों की और भी बदतर स्थिति होती। उन्होंने कहा कि बौद्ध धर्म, जैन धर्म व सिख धर्म हिंदू धर्म के ही अंग हैं। कृषि बिल व नागरिक संशोधन बिल का विरोध करने वाले लोग राष्ट्र विरोधी हैं, इनके विरुद्ध कार्रवाई होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि धर्म परिवर्तन पर सबसे पहले कानून बनाने वाला राज्य उत्तर प्रदेश है। देश के प्रधानमंत्री जी की जो सोच है, जो विचार है, मैं देश के प्रधानमंत्री जी से एक और मांग किया हूं कि जनसंख्या निरंतर भी देश में होना चाहिए। अगली सत्र जब हो तो इस पर होना बहुत जरूरी है और एक बिल इस पे भी पास पाए। प्रधानमंत्री जी की हमेशा ही सोच रहती है कि देश को कैसे उन्नति की तरफ लाया जाए। प्रोफेसर रज्जू भैया डिजिटल सूचना संवाद केंद्र में विद्या भारती के शिक्षकों का 5 दिवसीय प्रशिक्षण सत्र का समापन हुआ। इस अवसर पर राष्ट्रीय मंत्री विद्या भारती के श्री शिव ठाकुर ने बोलते हुए कहा कि वर्तमान भारत के नवनिर्माण में विद्या भारती की अहम भूमिका है। उन्होंने कहा कि आचार्य जब छात्रों को कक्षा में पढ़ाएंगे तो उनके मनोभाव को अच्छी तरह समझ पाएंगे। डिजिटल प्लेटफॉर्म पर भी शिक्षण कार्य से पहले आपको विशेष तैयारियां करनी होती हैं। ये खुशी की बात है कि विद्या भारती तकनीक के माध्यम से अपने छात्रों को शिक्षा दे पा रहा है। विद्या भारती 1952 से शिक्षा के क्षेत्र में काम कर रही है। पूरे देश भर में अभी हमारे 13,000 विद्यालय, लगभग 36 लाख विद्यार्थी ये अध्ययन करते हैं और 1.5 लाख से अधिक हमारे आचार्य हैं। आज इस कोविड के समय में स्वाभाविक बात है कि प्रत्यक्ष प्रेजेंस होकर के शिक्षा देना ये संभव नहीं है। इस नाते से इस डिजिटल प्लेटफॉर्म के माध्यम से विद्या भारती ने एक प्रयास किया है कि जो कक्षा शिक्षण के विषय रहते हैं उन सभी को इस तकनीकी का प्रयोग करते हुए हम बहुत प्रभावी रूप से बच्चों के साथ कैसे जुड़ सकते हैं। इस नाते से हमारे जो एक्सपर्ट्स रहते हैं, ऐसे चयन किए हुए आचार्यों को हमने इस 5 दिन के प्रशिक्षण वर्ग में बुलाया है। उसकी प्रेजेंटेशन कैसे देना, पीपीटी कैसे बनाना, अपने स्पेसिफिकेशन के आधार पर विद्यार्थियों से कैसे विषय पहुँचाना, इन सभी प्रकार की बातों को लेकर के हम सब ने 5 दिन का इस डिजिटल प्लेटफॉर्म का प्रयोग किया है। समाचार अभी और भी हैं, पहले लेते हैं ये विराम। गिफ्ट आया है। अरे वाह, लेजेंड की बैट, इससे तो मैं खेलूंगा। फ्यूचर बैटिंग लेजेंड बैट। इसमें जिसका नाम लिखा है बैट उसी को मिलेगी। अरे यार, देखा, अगर इस पे मेरा नाम नहीं लिखा होता तो कितनी दिक्कत हो जाती। इसलिए आरबीआई कहता है बैंक अकाउंट हो या बैंक लॉकर, उसमें नॉमिनी का नाम जरूर दर्ज करें ताकि आपकी जमा पूंजी उसी को मिले जिसे आपने नामित किया है। आरबीआई कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
फिरोजाबाद में युवा कल्याण एवं प्रादेशिक विकास दल विभाग द्वारा 1 दिवसीय सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन किया गया है, जिसमें 19 विधाओं में प्रतियोगिताओं का आयोजन होगा। इनमें लोक नृत्य, लोकगीत, एकांकी, क्लासिकल, वोकल गायन, कर्नाटक गायन, सितार वादन, बांसुरी वादन, भारतनाट्यम, नृत्य कथक, नृत्य कुचिपुड़ी, नृत्य तबला वादन, वीणा वादन, मृदंग वादन, हारमोनियम, लाइट गिटार वादन, मणिपुरी नृत्य, मार्शल आर्ट की प्रतियोगिताएं शामिल हैं। फिरोजाबाद जिले के शिकोहाबाद में ज्ञानदीप सीनियर सेकेंडरी स्कूल में आयोजित कार्यक्रम में बेटियों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया और बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ महिला सशक्तिकरण को भी बढ़ावा दिया गया। बेटियों ने जूडो कराटे की प्रस्तुति पेश कर आत्म सुरक्षा हेतु हुनर को भी दिखाया। कल्याण विभाग द्वारा प्रतिवर्ष जनपद स्तर से लेकर के मंडल और राज्य स्तर पर सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित होते हैं और फिर राष्ट्रीय स्तर पर सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित होता है। उसी के तहत ये जनपद स्तरीय कार्यक्रम का आयोजन युवा कल्याण विभाग द्वारा कराया गया और इसका उद्देश्य ये है कि जो प्रतिभाएं विभिन्न जो हमारी सांस्कृतिक विधाएं हैं, वादन है, गायन है, उन्हें एक प्लेटफार्म मिल सके और अगर उनके अंदर प्रतिभा है, क्षमता है, तो उन्हें उच्च स्तरीय प्रतियोगिताओं में प्रतिभा कराते हुए उनकी क्षमता में, उनकी कौशल में निखार लाया जा सके। जो मैंने जो परफॉर्मेंस की थी वो थी राजस्थानी, जो हमारे देश में काफ़ी जानी जाती है और मैं अपनी जो कला है उसको और आगे प्रसिद्ध करना चाहती हूँ। मुझे डांस बहुत पसंद है और मैं चाहती हूँ कि मैं और आगे डांस करूँ। काफ़ी मतलब बहुत सारे ख्वाब है डांस को लेके, उनको पूरा करूँ। पहली कक्षा से 12वीं कक्षा तक के सभी छात्रों को महीने में 10 दिन बिना बैग की कक्षा में आना होगा। 6ठी से 8वीं कक्षा के छात्र व्यावसायिक प्रशिक्षण के तहत कारपेंटर, कृषि, बागवानी आदि की इंटर्नशिप करेंगे। वहीं 6ठी से 12वीं कक्षा के छात्रों को छुट्टी के दौरान व्यावसायिक कोर्स कराया जाएगा। ये प्रावधान नई शिक्षा नीति के तहत स्कूल बैग पॉलिसी 2020 में सुझाया गया है और उन्हें सभी राज्यों के शिक्षा सचिवों को भेज दिया गया है। केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय की उप सचिव सुनीता शर्मा ने बताया कि देश के सभी स्कूलों में इसे लागू करना अनिवार्य होगा। नई नीति में अभिभावकों की भी अहम जिम्मेदारी तय की गई है। पहली से 10वीं कक्षा तक के स्कूल बैग का वजन छात्र के वजन का 10% से अधिक नहीं होना चाहिए। प्री प्राइमरी के छात्रों के लिए कोई बैग नहीं होगा। पहली और दूसरी कक्षा के छात्रों को कक्षा के कार्यों के लिए एक ही नोटबुक रखना होगा। तीसरी से 5वीं कक्षा के छात्रों के लिए 2 नोटबुक तय की गई है। इधर यूपी बोर्ड की कक्षा 6 से 8वीं तक के स्कूलों को 15 दिसंबर से खोलने से प्रधानाचार्य ने इनकार कर दिया है। उन्होंने अपनी रिपोर्ट में कहा है कि प्रदेश में और अगल बगल के राज्यों में कोरोना के मामले बढ़ रहे हैं और ऐसी परिस्थितियों में स्कूल नहीं खोले जाएंगे। जम्मू कश्मीर के इतिहास में पहली बार होने जा रहे जिला विकास परिषद के चुनावों को लेकर तैयारियां जोरों पर हैं। ये चुनाव कुल 8 चरणों में होंगे। बात अगर पहले चरण और दूसरे चरण के चुनाव की करें तो पहले चरण का मतदान आगामी 28 नवंबर को, फिर दूसरे चरण का मतदान 1 दिसंबर को होगा। पहले चरण में कुल 43 सीटों के लिए 260 उम्मीदवार और दूसरे चरण में 41 सीटों के लिए 386 प्रत्याशी चुनाव मैदान में खड़े हैं। पहले 2 चरणों की 84 सीटों पर 646 उम्मीदवार चुनाव मैदान में हैं। सभी चरणों के चुनाव पूरे होने के बाद 22 दिसंबर को वोटों की गिनती की जाएगी। इन चुनावों में पहली बार पाकिस्तान से आए शरणार्थियों, वाल्मीकि समुदाय और गोरखाओं को भी वोट देने को मिलेगा। बात अगर चुनावों को लेकर किए जा रहे प्रबंधों की करें तो जम्मू कश्मीर के चुनाव आयुक्त के शर्मा ने स्पष्ट कर दिया है कि इन चुनावों को लेकर सभी तरह के प्रबंध, खास तौर पर सुरक्षा के प्रबंध कर लिए गए हैं ताकि प्रदेश में 70 सालों में पहली बार होने जा रहे इन चुनावों को शांतिपूर्ण एवं सुचारू तरीके से संपन्न करवाया जा सके। अंत में प्रमुख समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शनिवार को 3 शहरों का दौरा कर कोविड-19 वैक्सीन के विकास और निर्माण प्रक्रिया की करेंगे समीक्षा। पीएम ने ट्वीट कर कहा, कोरोना के खिलाफ लड़ाई में भारत निर्णायक दौर में कर चुका है प्रवेश। प्रदेश में पिछले 24 घंटों में कोरोना संक्रमण के 2366 नए मामले आए सामने। एक्टिव मामलों की संख्या 25,422 पहुंची। गुरुवार को प्रदेश में टेस्टिंग का एक नया कीर्तिमान स्थापित करते हुए 1,83,557 टेस्ट किए गए। किसान संगठनों का कृषि कानून के खिलाफ जारी आंदोलन को लेकर कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने किसानों से अपना आंदोलन समाप्त करने की अपील की। कहा, सरकार द्वारा लाए गए नए कानून किसानों के लिए साबित होंगे क्रांतिकारी।
और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ द्वारा शुरू किए गए मिशन शक्ति के साथ लखनऊ पुलिस द्वारा विभिन्न थानों में बनाई जा रही है महिला हेल्प डेस्क। महिला पुलिसकर्मियों को इन थानों में किया जा रहा है तैनात। इसी के साथ समाचार समाप्त हुए। नमस्कार।